एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 2012 के जून नेट साइकोलॉजी के पेपर में। इसके पहले हमने सेकेंड पेपर कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न पत्र 3। ठीक है, ये वीडियो हमारे एक क्रैश कोर्स का पार्ट भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। कई तरह के सवाल आते हैं, सूची वाले सवाल आते हैं। ठीक है, फिर हमको तर्क वाले सवाल आते हैं, फिर हमको एक और जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपके कौन से, आपके पैराग्राफ वाले सवाल आते हैं। ठीक है, तो अभी जो टाइप देखेंगे वो देखेंगे हम सूची वाला। यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है। सूची 1 में आपको दिए हुए हैं कुछ कार्य और सूची 2 में दिए हुए हैं स्मृति के प्रकार। ठीक है, आप जानते हैं मेमोरी टाइप्स की बात हो रही है। यहाँ पे कई प्रकार की मेमोरी होती है। पहला आपको दिया है अर्थगत स्मृति, दूसरा दिया है संवेदी स्मृति, तीसरा दिया है वृत्तात्मक स्मृति और चौथा दिया है अंतर्निहित स्मृति। ठीक है, और आपको इन ये सभी स्मृतियां क्या क्या कार्य करती हैं वो आपको दिया हुआ है PQRS के अंदर। ठीक है, पी में दिया हुआ है अबाध, पुनः स्मरण और प्रतिविज्ञान, मतलब आप फ्री रिकॉल एंड रिकॉग्निशन की बात हो रही है। आप कोई भी चीज 10 साल पुरानी चीज को क्या कर सकते हैं, आप फ्री रिकॉल करके याद कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बात हो रहा है आपके पी में। फिर यहाँ पे क्यू में आपकी बात हो रही है वाक्य सत्यापन कार्य की, है ना। कोई सेंटेंस सही फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है उसका क्या करेंगे, आप सत्यापन करेंगे। वो वाला जो कार्य है वो कौन सी स्मृति करती है इन चारों में से, वो आपको बताना है। तीसरा आपको दिया हुआ है प्राइमिंग, प्राइमिंग क्या होती है, और अंत में दिया हुआ है एस यानी कि स्कैनिंग कार्य, है ना। स्कैनिंग का कार्य आपकी मेमोरी में, ये जो 4 मेमोरी सिस्टम है सिमेंटिक और ये सब, तो इसमें आपका सेंसरी मेमोरी कौन सा स्कैनिंग का कार्य करती है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि हमको नेट के पेपर में ऐसे कई सारे सवाल मिलेंगे। मान लीजिए अगर 100 सवाल हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 10 से 12 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे सूची वाले, जहां आपको क्या दिया होगा, आपको एक ऑप्शन के सामने डी दिया होगा, दूसरे में सी दिया हुआ होगा, 3 में, चौथे में मतलब ए दिया होगा। इसमें क्या होगा, आपको अगर आप एक को भी इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप सीधे करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। वैसा ही कुछ इस प्रकार का प्रश्न है ये भी। इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्कैनिंग का कार्य, है ना। स्कैनिंग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई है, उसके स्कैनिंग आप कैसे करेंगे कि आपको मान लीजिए द एलिफेंट, है ना, एक पैराग्राफ में आपको द एलिफेंट शब्द दिया हुआ है। ठीक है, आपको सर्च करना है इस पैराग्राफ में कि द एलिफेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सर्च कैसे कैसे करेंगे आप, स्कैनिंग का कार्य कौन सी स्मृति करेगी, आपकी सेंसरी मेमोरी, आपकी जो आईज है ना, वो देखने का काम स्टार्ट करेंगी, आपकी सेंसरी मेमोरी में जाएगी चीजें। ठीक है, स्कैनिंग का कार्य, और क्या कर जाएंगे आप द एलिफेंट को खोज लेंगे। ठीक है, तो स्कैनिंग का कार्य कौन करता है, हमारी संवेदी स्मृति करती है, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो हमको देखना है एस के साथ 2, एस के साथ 3 ये नहीं होगा, 4 3, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे अगला दिया हुआ है आपके पास, अगला दिया हुआ है आपके पास कि आपका जो अबाध, पुनः स्मरण और प्रतिविज्ञान है ना, ये कौन सा करता है, वृत्तात्मक, है ना। सोचते ना, यात्रा वृत्तांत, है ना। यात्रा वृत्तांत क्या होती है, हमारी जो यात्रा है उसके बारे में पूरी डिटेल समरी जो हमको देते हैं। ठीक है, तो आपको 10 साल पहले पुरानी कोई चीज याद करनी है तो वो कैसे करेंगे, आप फ्री रिकॉल से करेंगे ना, फ्री रिकॉल से। तो कौन सा करता है वो, आपकी वृत्तात्मक स्मृति जो होती है, एक मेमोरी का टाइप है, वो करता है आपका, यानी पी के साथ 3, है ना, इसको मैच किया है। फिर अगला दिया है वाक्य सत्यापन कार्य, ये कौन सी मेमोरी का काम करेगी, ये मेमोरी करेगी आपकी अर्थगत स्मृति, इसका काम करेगी वाक्य सत्यापन का, कि वाक्य में सेंटेंसेस बराबर दिए हुए हैं कि नहीं, ग्रामर का इस्तेमाल बराबर हुआ या नहीं। और अंत में हमारा बच जाता है प्राइमिंग, प्राइमिंग करती है आपके अंतर्निहित स्मृति का काम, है ना। अंतर्निहित स्मृति का काम करती है आपकी प्राइमिंग। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी 3142। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कहता है फ्रॉइड के अनुसार, है ना, फ्रॉइड के अनुसार पराहम का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, इनमें से कौन सा है जो क्या करता है, आपका पराहम का विकास करता है। ठीक है, किसके अनुसार हमको मालूम करना है, हमको मालूम करना है फ्रॉइड के अनुसार। पहला आपको दिया हुआ है विलोम लिंग वाले माता पिता के साथ तादात्म्य, है ना। दूसरा दिया है एडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान, तीसरा दिया हुआ है उम्र बढ़ना, और चौथा दिया हुआ है शरीर रचना श्रेष्ठता। ठीक है, तो यहाँ पे पराहम का विकास क्या है, यहाँ पे पराहम का विकास है आपका सुपर ईगो, है ना। सुपर ईगो जो होता है 3 टाइप के होते हैं आपको, ईगो, इड और सुपर ईगो, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है पराहम का विकास, यानी कि सुपर ईगो का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो क्यों होता है, किस वजह से होता है,
किसके अनुसार? फ्रॉइड के अनुसार। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? उम्र बढ़ना और पराहम का विकास, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है ना, कोई लिंक नहीं है उम्र बढ़ना के साथ। शरीर रचना श्रेष्ठता, इसके साथ भी कोई लिंक नहीं है ना। और ये विलोम लिंग वाले माता पिता के साथ तादात्म्य, है ना, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आपकी दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में सिंपल शब्दों में, एडिपस, है ना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान। ये क्या हुआ था? ये ग्रीक में घटना घटी थी, ठीक है। वो सब हिस्ट्री में बात नहीं करेंगे, लेकिन पराहम का विकास फ्रॉइड के अनुसार जो आपका सुपर ईगो डेवलप होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि आपका समाधान मिल जाता है आपको इसका, इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब ये क्या होता है इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? अगर ये आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें हम डिटेल सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है। ये बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विमा, है ना, इनमें से कौन सी विमा इन चारों में से कोस्टा और मैक्रे, कोस्टा और मैक्रे के NEOPIR, है ना, नियो PIR, ये इन्वेंट्री होती है एक, है ना, पर्सनैलिटी के लिए, इनमें से संबंधित नहीं है पूछ रहा है ना। कौन सा पूछ रहा है? नहीं है आपका NEOPIR, है ना, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? ये जो इन्वेंट्री है ये इन चारों में से किससे संबंधित नहीं है? किसकी? कोस्टा एंड मैक्रे की, ठीक है। ये पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है आपको कॉन्सियंटियसनेस, दूसरा आपको दिया है साइकोटिसिज्म, तीसरा आपको दिया हुआ है एग्रीबलनेस, और चौथा दिया हुआ है आपको लाई स्केल। तो ये पूछ रहा है आप कि इन चारों में से कोई दो ऐसे हैं जो इस इन्वेंट्री में इस्तेमाल नहीं किए जाते, और वो कौन से हैं देखते हैं। कॉन्सियंटियसनेस की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ संज्ञान की बात कर रहा है यहाँ पे आपके, है ना, संज्ञान नहीं कहेंगे इसको एग्जैक्टली, लेकिन थोड़े से हम अवेयरनेस की बात कर रहा है, ठीक है। फिर आपको दूसरा दिया हुआ है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है आपको साइकोटिसिज्म, तीसरा दिया हुआ है एग्रीबलनेस, और चौथा दिया हुआ है आपको लाई स्केल, ठीक है। तो एग्रीबलनेस भी और जो कॉन्शियसनेस है ये भी क्या होता है? ये दोनों ही आपके NEOPIR में आते हैं, है ना। इनकी जो इन्वेंट्री थी कोस्टा और मैक्रे की, इनके अंदर आते हैं, ठीक है। करेक्ट। और कौन नहीं आते हैं? आपके साइकोटिसिज्म और लाई स्केल। अब बताइए कोई पर्सनैलिटी की इन्वेंट्री हो रही है, उसमें लाई स्केल का क्या काम है ना? कोई काम नहीं है उसका लाई स्केल का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। अब करेक्ट 2 और 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है? से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपके साइकोटिसिज्म का और लाई स्केल का, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है आपसे, है ना, आपके NEOPIR से, ठीक है। इस इन्वेंट्री से इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 4 में, जब हाल ही में अधिगमित सूचना पहले से ग्रहित सूचना की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, उस घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है? हाल ही में अधिगमित सूचना, आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7, ठीक है, लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ सूचना अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी में इसको स्टोर कर रहे हैं ना, अपनी स्मृति के अंदर क्या कर रहे हैं? आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले से ग्रहित सूचना मतलब लेसन नंबर 2 जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना, ऑलरेडी आप क्या किया है? आपने पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। इसमें क्या हो रहा है? सूचना की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब आपको क्या करना है? आपको एग्जाम आ रहा है आपके पास, है ना, एग्जाम के दौरान क्या हो रहा है आपके साथ? इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, है ना, लेसन 2 की जो सूचना है आपके पास L2 की, उसको क्या कर रहे हैं आप? उसको आप बाहर रिट्रीव नहीं कर पा रहे, है ना, ठीक है। तो ऐसी क्यों क्यों रिट्रीव नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली? आप पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं विरूपण, बी दिया है आपको पुरुषोन्मुखी प्रावरोध, सी दिया हुआ है अग्रोन्मुखी प्रावरोध, और डी दिया हुआ है आपको रिट्रीवल असफलता, ठीक है। तो हम ये तो जानते हैं कि ये न तो रिट्रीवल असफलता है और ना ही विरूपण है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको मालूम होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोन्मुखी प्रावरोध, ठीक है। कुछ नहीं, ये रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है और ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। रेट्रोएक्टिव में ध्यान रखने की बात यह है, मतलब पुरुषोन्मुखी प्रावरोध में ये बात ध्यान रखने की है कि जब हम अभी कुछ नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा? हम जो पहले से इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है
उसको हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने वापस बाहर उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है अगला टाइप का अभिकथन और तर्क, ठीक है। इसको देखते हैं। अभिकथन ए में आपसे कह रहा है समान प्रतीत होने वाले अंतरालों की विधि में मीडियन, इसको ऐसे देखिए आपको समझ में आएगा। आप कभी सारी चीजें पढ़ते हैं, मीडियन, मोड, है ना, और मीन, ठीक है, इनका आप पढ़ते हैं, आप काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप साइकोलॉजी के अंदर में। मीडियन का उपयोग मापन मूल्य के माप के रूप में किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तर्क देख रहे हैं, इसके लिए क्या दिया हुआ है, मीन, मीडियन और मोड। देखिए अभी हमने बात की मीन, मीडियन और मोड प्रसामान्य वितरण में समरूप होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या बात कर रहा है, उसके जस्टिफाइबल तर्क ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही तो हैं, ये अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है ना सर, ये आर जो है ये इसकी सही व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। 6 बात कर रहा है अनुसंधान से पता चला है, रिसर्च ने बताया है कि विलंबित अनुबंधन, है ना, डिलेड कंडीशनिंग सामान्यतः अनुबंधित प्रत्युत्तर स्थापित करने को सबसे अधिक प्रभावी विधि है ना। जितना आप डिलेड कंडीशनिंग करेंगे उतना क्या होगा, जो चेंजेस होंगे, है ना, क्लासिक कंडीशन स्टिमुलस होगा, क्या करेगा वो, अधिक प्रभावी विधि है डिलेड कंडीशनिंग, ठीक है। तर्क में क्या बोल रहा है, तर्क में आपसे बोल रहा है अनुबंधित उद्दीपक, है ना, अनुबंधित उद्दीपक आगे प्रस्तुत होने वाले अनानुबंधित उद्दीपक की प्रागुति में सहायक होता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो अनुबंधित उद्दीपक है ना, ये कब हो रहा है, ये मतलब क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है आपके ना, आगे प्रस्तुत होने वाले अनकंडीशनल स्टिमुलस की प्रागुति में सहायक होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये दिखाएंगे कंडीशन स्टिमुलस से हमको ये मालूम पड़ता है कि आगे अनकंडीशनल स्टिमुलस में क्या आने वाला है हमारे पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो तर्क है वो अभिकथन ए को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, विलंबित अनुबंधन सामान्यतः अनुबंधित प्रत्युत्तर स्थापित करने की सबसे अधिक प्रभावी विधि है। इस विधि को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, मतलब ये इसके बारे में बिल्कुल बात कर रहा है, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, कंडीशन स्टिमुलस के देखने के बाद हम बता सकते हैं कि अनकंडीशनल स्टिमुलस में आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की एग्जैक्टली सही व्याख्या है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विस्मरण का कारण नहीं है ना, विस्मरण यानी भूलना, ठीक है। इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, हम भूलते नहीं है ना, विस्मरण नहीं होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए प्रावरोध, दूसरा दे रहा है आपको अवनति यानी कि डिके, ठीक है, और चौथा दिया हुआ है आपको पुनरुद्धार अवरुद्धता यानी कि रिट्रीवल इनहिबिशन की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बात कर रहा है सेलेक्टिव अटेंशन की। तो इनमें से क्या नहीं होता है जिसके कारण आप क्या होते हैं, आप विस्मरण नहीं होता है, यानी कि आप भूलते नहीं है चीजों को। ऑब्वियसली आपको इसका आंसर मालूम होगा, उसका नंबर है चयनित अवधान, ठीक है, सेलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। सेलेक्टिव अटेंशन की वजह से क्या होता है, अटेंशन कब होता है, जब आपकी स्मृति में कोई चीज नहीं है ना। अटेंटिव कब होते हैं आप, अटेंटिव कब होते हैं आप, जब आप किसी चीज को अपनी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, उसके पहले ये अटेंशन की स्टेज आती है, ठीक है। तो सिलेक्टिव अटेंशन इसका होगा करेक्ट आंसर, यानी कि चयनित अवधान, ठीक है। अवनति में क्या होता है, आपकी मेमोरी से चीजें डिके होने लगती है ना। प्रावरोध आपको मालूम है, अभी आपने ऊपर प्रश्न में पढ़ा, इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, सेलेक्टिव अटेंशन मतलब मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, 10 लोग खड़े हैं, ठीक है ना, और आपको क्या ढूंढना है, उसमें से आपको अपना मित्र को ढूंढना है, ठीक है, चाहे वो 5 नंबर पे खड़ा हो, चाहे 6 नंबर पे खड़ा हो या 7 नंबर पे। तो आप क्या करेंगे, आप 1 2 3 4 8 9 10 को देखने की बजाय आपका सेलेक्टिव अटेंशन कहाँ जाएगा, है ना, आपका चयनित अवधान कहाँ पे जाएगा, कि मेरा दोस्त है 5 नंबर पे खड़ा है तो मैं उसे ही सेलेक्ट करूंगा, 6 नंबर पे खड़ा है मैं उसे ही सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये होता है सेलेक्टिव अटेंशन, चयनित अवधान, है ना। हमने चयन किया कि हम अटेंशन अपना कहाँ पे फोकस करेंगे, जैसे आप हमारे वीडियो पे फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक उसी प्रकार से ये काम करता है। तो ये चयनित अवधान है, इसका मेमोरी से आपको अभी तक लगा कोई लेना देना है
नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पेपर 3 हमने स्टार्ट कर रहे हैं 2012 का, जून का। ऑलराइट, अगले वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 13, 12 और उसके आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।